ओके, लेट्स स्टार्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसमें आई गो लिटिल बियॉन्ड जेई थ्योरी। मैं वैन डर वाल इक्वेशन भी डिस्कस करूंगा। क्यों डिस्कस करूंगा कि वैन डर वाल इक्वेशन पे आईओ क्यूपी यानी पहले तो आयन पीएचओ जैसे समझ लो, आयन पीएचओ में क्वेश्चन आए हुए वैन डर वाल थ्योरी पे, और इसके अलावा तुम्हारा केवीपीवाई वगैरह में भी वैन डर वाल थ्योरी पे कुछ कुछ पूछ सकते हैं। तो इसलिए टू गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट आज वेल एज तुम्हारा केमिस्ट्री में तो होता ही है वैन डर वाल, तो एक इंटरडिसिप्लिन मतलब लैंग्वेज बैरियर ना रहे इसलिए। ठीक है, मेरे लिए बैरियर ना रहे मैं बोलूँ तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस। तो इसमें एजम्पशंस क्या है? सबसे पहला एजम्पशन क्या है हमारा कि पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी गैस के, जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स को एक तो पॉइंट पार्टिकल्स की तरह देखेंगे। जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन में रहते हैं, इधर उधर, मतलब विदाउट एनी बायस, लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रंट बैक सब डायरेक्शन में रैंडम वेलोसिटी रहती है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ आइडियल गैस आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन मेकिंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विद वेसल वॉल्स एज वेल एज विद ईच अदर। तो वेसल वॉल्स के साथ भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और आपस में भी उनका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो तुमको पता है इक्वल मास के बॉडीज में जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या होता है? इट्स एज गुड एज कि इसके थ्रू पास कर गया, इज इट नॉट? तो फर्क नहीं पड़ता, कोलिजन हो भी गया तो ऐसा मान सकते हो कि इट्स कंटिन्यूइंग इन द सेम डायरेक्शन, है ना। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर दो पार्टिकल्स इक्वल मास के होते हैं तो वेलोसिटी एक्सचेंज ही हो जाती है ना। तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, वो पार्टिकल उसके थ्रू निकल के उधर चला जाए, एक ही बात है। पार्टिकल फॉर पार्टिकल एक्सचेंज हो गया, एक तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या है? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। तो मतलब गैस पार्टिकल्स को अगर तुम कंडेंस करोगे तो फिर कुछ तो वॉल्यूम घेरेंगे ना, तो वो जो वॉल्यूम है वो वेसल की वॉल्यूम के मुकाबले वो नेग्लिजिबल ही है, प्रैक्टिकली जीरो है वो वॉल्यूम। ठीक है, ये भी एक assumption है कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। पार्टिकल वॉल्यूम इज प्रैक्टिकली जीरो इन कंपैरिजन। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज एब्सेंट। ना तो अट्रैक्टिव फोर्स है ना रिपल्सिव फोर्स है, कुछ भी फोर्स नहीं है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो ये चीज तो मतलब ऐसे एक्सप्लिसिटली अजम्पशन की तरह इसको लिस्ट नहीं करते, लेकिन ये बात मैंने तुम लोगों को बोली थी जब थर्मोमेट्री हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। बताया था ना मैंने, टेम्परेचर क्या है? इट्स जस्ट अ मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब ये चीज अगर हम मान लें कि टेम्परेचर को ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट्स अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन को डेराइव कर पाएंगे अगर इस चीज को मान लें कि काइनेटिक एनर्जी का प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर जो। ठीक है, तो कैसे डेराइव कर सकते हैं अभी सब लोग ध्यान दो। तो मान लो मेरे पास कोई ये वेसल है, ठीक है, क्यूबिकल वेसल लिया मैंने, और इसके अंदर मान लो स्मॉल एम जो हर पार्टिकल का मास है। ठीक है, स्मॉल एम क्या है? हर एक पार्टिकल का मास। ओके, कैपिटल एम क्या? मोलर मास है। ठीक है, यानी एक मोल का मास। स्मॉल एन क्या? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और कैपिटल एन क्या? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और वी आई वेक्टर क्या है मेरा? वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल। ठीक है, तो अब हम इतना तो कह ही सकते हैं कि स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम वो भी टोटल मास इन द वेसल है, नॉट नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, दैट्स द टोटल मास इन द वेसल विच इज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल एन इंटू स्मॉल एम, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू एवरी पार्टिकल मास। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक हम लिखने वाले हैं। तो क्या लिखा है? स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम इक्वल टू कैपिटल एन इंटू स्मॉल एम, बिकॉज टोटल मास ऑफ द गैस इज रिटन इन डिफरेंट पेज। ठीक है, दो तरह से हमने टोटल मास ऑफ गैस लिखा हुआ। ओके, अब मान लो मेरे पास आयत पार्टिकल है जिसका एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी एक्स आई है। तो यहाँ पे ये इस पार्टिकल के ऊपर फोकस करो। ये जो आयत पार्टिकल है इसका एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है मेरा वी एक्स आई है। ओके, तो अभी क्या होगा? देखो, ये पार्टिकल आके फ्रंट वॉल से टकराएगा और फिर उसके बाद टक्कर मार के इलास्टिक कोलिजन करके फिर यही पार्टिकल पीछे की तरफ मोशन करेगा और फिर उसके बाद आगे पीछे ये ऐसे फ्रंट बैक ये जाते रहेगा, इज इट नॉट? तो इसका पीरियोडिकली ऐसे ऐसे टक्करें चलती रहे जाएंगी, चलती जाएंगी पीरियोडिकली ऐसे ऐसे टक्कर। तो इसकी जो टक्कर का जो साइकिल है उसका राउंड ट्रिप का टाइम कितना हो जाएगा? तुमको पता है, आगे जाएगा एल डिस्टेंस, पीछे आएगा एल डिस्टेंस, तो एक राउंड ट्रिप होगी। तो कितना हो गया? 2l अपॉन वी एक्स आई, ये इसका राउंड ट्रिप का टाइम हो गया कि नहीं? राइट वॉल से लेफ्ट वॉल के बीच में राउंड ट्रिप टाइम कितना हो गया? 2l अपॉन वी एक्स आई। ठीक है, और जब भी इसकी टक्कर लगती है तो मोमेंटम कितना चेंज होता है? टक्कर से पहले इसका एम वी एक्स आई आगे की तरफ मोमेंटम है और टक्कर के बाद इसका एम वी एक्स आई पीछे की तरफ मोमेंटम है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा हमारा? 2m वी एक्स आई। समझ में आ रही बात की नहीं? अब एवरेज फोर्स क्या होता है? हमारा फोर्स होता है डीपी बाई डी टी। तो एवरेज फोर्स के लिए हम क्या कह सकते हैं? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो फ्रंट वॉल से बार बार टक्कर लगती है, उसके बाद थोड़ा टाइम वेट के बाद फिर टक्कर लगती है, ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय साइकिल टाइम कर देंगे तो वो एक तरह का एवरेज फोर्स आ जाएगा, इज इट नॉट? ऑन एन एवरेज। एक्चुअली तो इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, लेकिन इंपल्सिव फोर्स को हम एवरेज आउट कर सकते हैं ना ओवर द टाइम।
तो एवरेज फोर्स करेंगे अगर उस इम्पल्स का, तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ द साइकिल। ठीक है, तो यही काम हमने किया हुआ है। तो क्या लिखा हमने, नाउ कंसीडर द ith particle moving with x component of velocity as vxi when it collides with the right wall, its change in momentum is delta pxi is equal to 2m vxi। सेटल्ड है ये सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन्स हो रहे हैं। नाउ सच कोलिजन विल कीप हैपनिंग पीरियोडिकली विद द टाइम पीरियड ऑफ डेल्टा टी आई इक्वल टू 2l अपॉन vxi, क्योंकि पार्टिकल 2l डिस्टेंस एक राउंड ट्रिप में कवर कर रहा है। ठीक है, तो एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस पार्टिकल ऑन द राइट वॉल क्या हो जाएगा, एफ एक्स आई इक्वल टू डेल्टा पी एक्स आई अपॉन डेल्टा टी आई। बेसिकली इंपल्स को एवरेज आउट कर दिया हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या आ जाएगा, अभी डिवाइड करोगे तो देखो वी एक्स आई ऊपर है और इधर एल अपॉन वी एक्स आई, तो क्या हो जाएगा, एम वी एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, आयत पार्टिकल की वजह से राइट वॉल के ऊपर फोर्स। ठीक है, अब टोटल फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल फोर्स के लिए क्या करोगे, समेशन लगा दोगे, सारे पार्टिकल्स इस तरह से कुछ कुछ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका समेशन ले लेंगे हम। तो समेशन में अभी वी एक्स आई स्क्वायर आया। ठीक है, तो अभी क्या है देखो, वी एक्स आई स्क्वायर, क्योंकि हमने एजम्पशन क्या लिया था कि पार्टिकल्स के अंदर कोई डायरेक्शनल प्रेफरेंस तो है नहीं, तो तो ऑन एन एवरेज जो सिग्मा वी एक्स आई स्क्वायर होगा वही मेरा सिग्मा वी वाई आई स्क्वायर भी होगा। वाई डायरेक्शन में भी करीब उतना ही होगा ना, पार्टिकल्स की रैंडम वेलोसिटी है, तो वाई कॉम्पोनेंट भी ऑन एन एवरेज उतना ही होगा जितना एक्स कॉम्पोनेंट है ऑन एन एवरेज। कोई डायरेक्शनल प्रेफरेंस तो है ही नहीं। तो सिग्मा वी एक्स आई स्क्वायर को मैं चाहूँ तो सिग्मा वी वाई आई स्क्वायर के बराबर भी लिख सकता हूँ, इज इट नॉट, which is also equal to sigma vzi square। ठीक है, which is also equal to sigma vxi square plus vyi square plus vzi square divided by 3, ऐसा भी लिख ही सकता हूँ, is it not, है कि नहीं। सिग्मा vxi स्क्वायर, सिग्मा vyi स्क्वायर, सिग्मा vzi स्क्वायर आपस में बराबर है, तो इनके सम का 1/3 भी लिख सकते हैं इंडिविजुअल वैल्यू को, राइट। अब इसको तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसा किया क्यों, तो ये समझो vxi स्क्वायर प्लस vyi स्क्वायर प्लस vzi स्क्वायर क्या बन गया, ये vi स्क्वायर बन गया। वेक्टर के साथ वेक्टर कॉम्पोनेंट्स ही है ना वेक्टर के, तो सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो क्या हो गया, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। तो इसको सिग्मा वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 बन गया ये। यहाँ तक सभी के लिए सेटल्ड है, तो फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो क्या लिखा हमने, नाउ देयर इज, तो एफ एक्स क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स आई, ये यहाँ तक हमने देख लिया था। अभी क्या है, हमारी कोई डायरेक्शन प्रेफरेंस तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको सिग्मा वी आई स्क्वायर बाई 3 लिखा। अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं एक क्वांटिटी, बहुत ध्यान से समझो, क्या है, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर होता क्या है, तो जैसे कि नाम के अंदर ही छुपा हुआ है मीनिंग, क्या, एक स्टैटिस्टिकल स्प्रेड है हमारे पास कुछ डेटा का। ठीक है, कुछ कोई भी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करें, हम रूट मीन स्क्वायर मार्क्स का भी निकाल सकते हैं, क्लास के मार्क्स का रूट मीन स्क्वायर निकाल सकते हैं। जो भी एंट्रीज हमारे पास रैंडम डेटा कुछ भी है, तो सारी एंट्रीज का स्क्वायर कर दो, फिर उसका मीन ले लो और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो। यही मतलब हो ना रूट मीन स्क्वायर का, स्क्वायर के मीन का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अभी वेलोसिटी का रूट मीन स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा वी आई स्क्वायर का डिवाइडेड बाय, ये तो स्क्वायर का एवरेज हो गया और इसका स्क्वायर रूट लगा दिया, समझ गए कि नहीं। तो वी आर एम एस क्या हो गया, सिग्मा वी आई स्क्वायर बाय एन का अंडर रूट। इसका मतलब सिग्मा वी आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन टाइम्स वी आर एम एस का स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आई बात, ये समझ गए कि नहीं। तो बस, तो अभी वी आर एम एस के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को मैं थर्ड इक्वेशन में डाल दे रहा हूँ, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड में डाल दे रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया देखो, तो क्या आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन फोर्स आ जाएगा 1/3 एम बाई एल कैपिटल एन टाइम्स वी आर एम एस का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आई बात की नहीं। ठीक है, तो ये तो मेरा फोर्स हो गया एक्स डायरेक्शन में। अब जो फोर्स है, फोर्स को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर आ जाएगा, राइट। फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर। तो क्या आ जाएगा, अभी एल तो ऑलरेडी, एक और एल स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एल क्यूब आ जाएगा नीचे, है ना। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रेशर क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा यहीं पे देखो, तो एम एन बाई 3 एल क्यूब इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा प्रेशर आ गया, राइट। अब फिर देखो m इंटू कैपिटल एन क्या है, टोटल मास इन द कंटेनर है, स्मॉल m इंटू एन क्या है, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और m क्या है, हर पार्टिकल का मास है। तो m इंटू कैपिटल एन क्या हो गया, टोटल मास इन द कंटेनर, राइट। और एल क्यूब क्या हो गया मेरा, एल क्यूब टोटल वॉल्यूम हो गया कंटेनर का। तो इसका अंदर एम एन बाई एल क्यूब क्या बन गया, ये तो डेंसिटी बन गई, राइट, डेंसिटी बन गई कि नहीं। तो क्या आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हम कह सकते हैं प्रेशर क्या आ गया मेरा, इसका मतलब ये डेंसिटी है, तो बस डाल दिया डेंसिटी इसकी जगह, एम एन बाई एल क्यूब की डेंसिटी डाल दिया, तो पी क्या आ गया 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। या फिर हम आर एम एस वेलोसिटी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। आर एम एस वेलोसिटी क्या होगी, अगर गैस का प्रेशर मालूम है तो वी आर एम एस नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 3p बाय रो। यहाँ तक सभी के लिए क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर, एनी डिस्कशन पॉइंट इन दिस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, अब क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 5 जो है, ये इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ और v मेरा कैपिटल एल क्यूब है ना।
तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो ये कैपिटल एल क्यूब को उधर लेके चले जाओ, तो क्या बन गया, पी वी इजकल टू एन एम बाई 3 और वी आर एम एस का स्क्वायर, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे कैपिटल एन टू स्मॉल एम था ना, कैपिटल एन इंटू स्मॉल एम, उसी को मैंने स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम लिख दिया, और इस एल क्यूब को मैं उधर ले गया तो पीवी हो गया। तो पीवी इज एन एम बाई 3 वी आर एम एस का स्क्वायर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया। हाँ, अभी धीमे धीमे लग रहा है कि आइडियल गैस की शक्ल कुछ बनने वाली है, पीवी का प्रोडक्ट तो आ गया अभी, है ना। तो कहीं से तो आइडियल गैस टाइप का फॉर्म आने वाला है, जो प्रूव करना चाह रहे थे हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या होती है देखो, तो ये इक्वेशन 6 तो हमें को समझ में आ गई। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ सिग्मा एम वी आई स्क्वायर, राइट। बेसिकली सब पार्टिकल्स का मास सेम है, तो नहीं तो एम आई वी आई स्क्वायर हो जाता। ठीक है, हाफ सिग्मा एम वी आई स्क्वायर, सब पार्टिकल्स का मास सेम है, हाफ एम कॉमन ले लिया तो सिग्मा वी आई स्क्वायर। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सिग्मा वी आई स्क्वायर। अब सिग्मा वी आई स्क्वायर हमने आरएमएस के टर्म्स में डेराइव किया हुआ है, तो ये क्या हो गया, हाफ एन एम वी आर एम एस का स्क्वायर, राइट। समझ में आई बात की नहीं, यहाँ तक क्लियर है। सिग्मा वी आई स्क्वायर को पुट कर दिया तो ये आ गया एन एम वी आर एम एस का स्क्वायर। सोचो, कैपिटल एन इंटू स्मॉल एम इक्वल टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम, तो ये वापस मैंने इसे ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब क्या है, अब हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मोलर काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, राइट, जो कि टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है ना। हाफ इंटू कैपिटल एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर क्या बता रहा है, एक मोल की काइनेटिक एनर्जी, राइट, बोलो, है ना। तो जो कि टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ कैपिटल एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर को सी टाइम्स टेम्परेचर लिख लेता हूँ, वेयर सी इज सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो बस अभी देखो अब बन जाएगा अभी हमारा काम। तो ये सी टाइम्स टी लिखा, तो पी वी इजकल टू क्या हो गया मेरा, इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या था, पी वी इजकल टू एन एम बाई 3 वी आर एम एस का स्क्वायर था। ठीक है, और हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, सी टी। तो ये क्या आ गया मेरे पास देखो, तो मतलब एम वी आर एम एस स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा, 2 सी टी हो जाएगा ना। तो इसका मतलब पीवी क्या आ गया, एन इंटू 2/3 सी टी आ गया, राइट, एन इंटू 2/3 सी टी, राइट। अब सी तो कोई कांस्टेंट ही है ना, तो 2/3 सी भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो 2/3 सी को एक अलग कांस्टेंट नाम दे दो, आर नाम दे दो, तो आ गया पीवी इक्वल टू एन आर टी, है ना। तो नाउ वी कैन पुट 2/3 सी एज अनदर कांस्टेंट आर, तो पीवी इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, एन आर टी। समझ में आया आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन। इसमें अजम्पशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वो डेफिनेशन ही इस टाइप की है कुछ कुछ की, काइनेटिक एनर्जी हम टेम्परेचर को कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है उसकी चिंता नहीं करो, आगे आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज़ है। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हुआ। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी तो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब हाँ, अभी यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी पी को लिख सकता हूँ एन आर एन बाई वी आर टी, ऐसा भी लिख सकता हूँ, राइट, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, एन बाई वी, वी को इधर लेके आ गया। अब क्या है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, एम से मल्टीप्लाई किया और एम से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया और मोलर मास से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये क्यों किया, ताकि मैं डेंसिटी के टर्म्स में बात कर सकता हूँ। एन इंटू कैपिटल एम बाई वी तो डेंसिटी हो गया मेरा, तो पी इक्वल टू क्या बन गया मेरा, रो आर टी बाई एम। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट फॉर्म हो गया हमारा आइडियल गैस इक्वेशन का, पी इक्वल टू रो आर टी बाई एम। ये भी कई जगह यूज होता है, तो फॉर्म्स तो तुमको सारे याद होने चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन के। तो ये एक और फॉर्म आ गया मेरे पास, पी इक्वल टू रो आर टी बाई एम। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग अभी एक और कांस्टेंट डिफाइन करने वाले हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे डिफाइंड है, जो गैस कांस्टेंट है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो जो कांस्टेंट आता है उसको हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में भी मेरे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन आने वाली है। तो क्या हो जाएगा देखो, तो P को मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना। ठीक है, ठीक है, तो यही किया मैंने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू 1/v इंटू आर टी, ये रीअरेंज कर लिया उसी को, एन आर टी को। ठीक है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो इसे क्या हो गया, अब इसमें n बाई वी को इकट्ठा कर दिया और उधर r बाई एन ए कर दिया, एवोगैड्रो नंबर को उधर ले गए और यहाँ पे n बाई वी कर दिया। ठीक है, तो n बाई वी क्या हो जाएगा, पार्टिकल डेंसिटी, राइट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कैपिटल N बाई वी क्या है, पार्टिकल डेंसिटी कहते हैं उसको, पार्टिकल डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो एक ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन है क्या, प्रेशर इज इक्वल टू ईटा के टी। ईटा क्या है हमारा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ईटा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एरोडोव इसको न्यू से डिनोट करता है, बट एनसीईआरटी ने ईटा लिया है, तो मैं कंसिस्टेंसी के लिए सब जगह ईटा यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे
ईटा इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। बाद में थर्मोडायनेमिक्स में ईटा भी ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि बाद में एफिशिएंसी के लिए भी ईटा यूज करेंगे, तो ठीक कॉन्टेक्स्ट से समझेंगे हम ईटा का क्या मतलब है। ओके, फिजिक्स में इतने सिंबल्स होते हैं कि सारे सिंबल्स ही करीब करीब ओवरलोड हो जाते हैं थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ने के बाद। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट एग्जॉस्ट कर देते हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट भी एग्जॉस्ट कर देते हैं, उसके बाद उनके कैपिटल्स भी एग्जॉस्ट कर देते हैं ठीक है, कैपिटल स्मॉल सब एग्जॉस्ट हो जाता है, इतना सारा सिंबल्स होता है। चलो जो भी है, तो हेयर ईटा इज द पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आरएमएस वेलोसिटी प्रूव की थी, क्या, अंडर रूट ऑफ 3p बाय रो, और मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन है p इक्वल टू रो आर टी बाई एम, ये भी प्रूव किया था हमने। तो बस इन दोनों इक्वेशन को एक साथ ले आओ, तो हमारे पास ऑल्टरनेट फॉर्मूला क्या आ गया, टेम्परेचर और मास के टर्म्स में हमारे पास क्या आ गया, आरएमएस वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 3 RT बाई एम, ठीक है, रूट 3p बाई रो या फिर रूट 3 RT बाई एम, ठीक है, ये आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स गैस क्या हो जाएगा, तो हमने पहले काइनेटिक एनर्जी भी डिराइव की हुई है, इक्वेशन 11 इन 7 हमें यूज करनी है। तो ये मेरी 11th इक्वेशन है और इसको 7th इक्वेशन में मुझे डालना है। तो 7th इक्वेशन मेरी कहाँ है, देखो जरा, 7th इक्वेशन पे जाते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने प्रूव किया था। बस समेशन ही है सब इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का। तो अब बस क्या करोगे, वी आर एम एस के अंदर वी आर एम एस का स्क्वायर क्या हो गया, 3 RT बाई एम हो गया, राइट। वी आर एम एस स्क्वायर इज 3 RT बाई एम, या फिर 3 PV बाई एम भी, 3 PV भी लिख सकते हैं उसको, राइट। तो क्या आ गया हमारे पास, इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, बस तो वी आर एम एस की जगह स्क्वायर की जगह डाल दिया हमने 3 RT, तो क्या आ गया मेरे पास, तो क्या आ गया, U इक्वल टू 3/2 NRT। समझ में आया कि नहीं, n मोल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 3/2 NRT, क्लियर है। और इसको हम चाहें तो 3/2 PV भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आइडियल गैस के लिए हम इसी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब आइडियल गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी होता। तो यहाँ पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स इंटरनल तो है ही नहीं, कोई इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स ही नहीं है। अगर तो पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होता तो उसका दूर दूर जाने को हम सोचते कि जैसे कोई स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है ना। या फिर रिपल्सिव फोर्स होता है और पार्टिकल्स पास पास आते तो ऐसा लगता है जैसे एक स्प्रिंग दब रहा है, उसके रिपल्शन के अगेंस्ट हम क्या कहते हैं, दबा रहे हैं स्प्रिंग को। समझ में आई बात की नहीं, तो फिर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती। तो पार्टिकल्स में ना तो अट्रैक्टिव फोर्स है कि दूर दूर जाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए, ना कोई रिपल्सिव फोर्स है कि पास पास आने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी है आइडियल गैस की, सारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, टोटल इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। जब भी आइडियल गैस के लिए बोलते हैं तो इंटरनल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी ही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो होती ही नहीं है। एजम्पशन इस तरह का लिया, नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स है। इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स में हो सकता है कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पास पास आ रहे हैं तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, दूर दूर जा रहे हैं तो नेगेटिव वर्क हो रहा है, और नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पॉइंट पार्टिकल गैस की यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो पॉइंट पार्टिकल्स तो बिल्कुल मोनोटॉमिक को ही समझ लो, क्योंकि पॉइंट पार्टिकल का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होता नहीं है, वाई एक्सिस ना एक्स एक्सिस ना जेड एक्सिस, तो कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी पॉइंट पार्टिकल्स गैस में, ठीक है। ना ही कोई वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी पॉइंट पार्टिकल गैस में, क्योंकि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या जरूरी है, एक कोई बॉन्ड होना चाहिए, दो पार्टिकल्स होने चाहिए, उनके बीच में बॉन्ड होना चाहिए और बॉन्ड ऑसिलेट करना चाहिए, तब तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पॉइंट पार्टिकल गैस में ना तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, बस सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, Vx Vy Vz की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है। बाद में हम लोग देखेंगे इक्विपार्टीशन क्या है, और इक्विपार्टीशन का यूज करके हम लोग डायटोमिक ट्रायटोमिक ये सब तरह की गैसेस की एनर्जी कैसे लिखेंगे वो हम देखेंगे। वो भी आइडियल गैस एजम्पशन लेते हैं, उसमें भी नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स लेते हैं, लेकिन विद इन द मॉलिक्यूल जो होता है इंटरैक्शन होता है, तो उसकी वजह से वाइब्रेशनल एनर्जी वगैरह देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो ये अलग अलग यूनिट्स में गैस कांस्टेंट की वैल्यू याद रख सकते हो। इसमें जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो यूज होगी वो ये वाली वैल्यू यूज होगी, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो और सिली मिस्टेक अलर्ट, कैपिटल एम की एसआई यूनिट क्या है, जो मोलर मास है उसकी एसआई यूनिट क्या है, बोलो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोलर मास, ग्राम पर मोल। कैपिटल एम की एसआई यूनिट ग्राम पर मोल है। वेट की एसआई यूनिट क्या है, मास की एसआई यूनिट क्या है, ग्राम है कि किलोग्राम है, हाँ तो ग्राम पर मोल नहीं है कैपिटल एम की एसआई यूनिट। बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है बच्चों से, सीधे 10 की पावर्स में गड़बड़ आती है, 10⁻³ से ऑफ आएगा तुम्हारा आंसर। एसआई यूनिट ग्राम पर मोल नहीं है, केमिस्ट्री से आदत पड़ी होती है ग्राम पर मोल में काम करने की। एसआई यूनिट ऑफ मास इज नॉट ग्राम,
SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक नहीं करना, हमेशा किलोग्राम पर मोल में डालेंगे कैपिटल एम को। तो जो भी केमिस्ट्री में डालते हो उसको इंटू 10⁻³ कर लेना अगर SI यूनिट्स में वर्क कर रहे हो तो, समझ गए कि नहीं? क्योंकि वहाँ पे फाइनल आंसर भी ग्राम्स में चाहिए होता तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे किलोग्राम्स में चाहिए तो मतलब ठीक है। सो लॉन्ग एज इट इज क्लियर व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग इट्स फाइन, बट ऐसे मैकेनिकली मत कर देना कि कैपिटल एम को ऑक्सीजन अच्छा तो सीधे मैं डाल दूँ 32 डाल देता हूँ, ऐसे ऐसे मत करना। इंटू 10⁻³ कई जगह पे करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो इसीलिए मिस्टेक नहीं करना, ग्राम पर मोल नहीं है SI यूनिट, ठीक है। कैपिटल एम की SI यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मोल है, ओके, ठीक है। तो अच्छा, सबसे ज़्यादा तो यही वाला हमारा यूज़ होगा। उसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली इसको 2 कैलोरी पर मोल केल्विन भी लिख सकते हैं। कई बार कैलकुलेशन आसान करने के लिए कैलोरीज में भी हम वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये कितना अच्छा नंबर है 2 कैलोरीज, इज इट नॉट? 4.186 का ऑलमोस्ट ये डबल ही है, इज इट नॉट? तो 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन भी कई बार लेते हैं कैपिटल आर को। और और ये ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज़ होता है, हम लोग जनरली लीटर एटमॉस्फेयर में काम नहीं करते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन अक्सर ये यूज़ होता है। बट ठीक है, वैल्यू तो तुम्हें याद होनी चाहिए, थर्मोडाइनमिक्स तो दोनों में ही है ही ना, ठीक है। हो सकता है कहीं पे फिजिक्स में भी यूजफुल हो जाए। तो आर की तीनों वैल्यूज ध्यान रखो। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है? 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन पर पार्टिकल, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग आइडियल गैस लॉज। तो आइडियल गैस लॉज तो अब ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएंगे। जनरली हमारी अप्रोच क्या होती है? पहले चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेल-लुसाक्स लॉ पढ़ते हैं, उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं। बट एक बार आइडियल गैस इक्वेशन आ गई तो फिर उस समझ में आता है कि ये सब तो आइडियल गैस इक्वेशन का बस सीधा सीधा कॉन्सिक्वेंस है ना, सब कुछ लोल ट्रिवियल दिखेगा, इज इट नॉट? तो क्या है देखो, आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको बॉयल्स लॉ बोल दिया, ठीक है नहीं? और वॉल्यूम अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? चार्ल्स लॉ हो गया, ठीक है। और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो प्रेशर जो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो गया, ये गेल-लुसाक्स लॉ हो गया हमारा, ठीक है। तो ये लॉज जो है इनफैक्ट जो साइंटिस्ट के नाम क्यों दिए, तुम लोगों को लग रहा होगा यार आइडियल गैस इक्वेशन से सब कुछ तो फॉलो हो रहा है तो साइंटिस्ट का नाम ही क्यों लगा? क्योंकि एक्चुअली उन लोगों ने इंडिविजुअली ये लॉज पहले डिस्कवर किए थे बिफोर द काइनेटिक थ्योरी वाज प्रॉपर्ली डेवलप्ड। ये लॉज पहले से पता थे, तो इस और तो रिस्पेक्टिव साइंटिस्ट के नाम से इनका नाम दिया हुआ हमने, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती है जहां पे ग्राफ बनाना होगा, तो वो तुम लोगों ने केमिस्ट्री में ऑलरेडी काफी एक्सप्लोर किया, केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में, तो मैंने उसको यहाँ पे रिपीट नहीं किया उतना ज्यादा। मतलब आइसोथर्म जो होगी वो कैसी दिखेगी? तुमको पता है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/p है, तो इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट? y इक्वल टू 1/x मालूम है ना, पढ़ा है ना, y इक्वल टू 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम पे जो आइसोथर्मल लाइंस होंगी वो हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोले जैसी होंगी, राइट? और पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा ऑब्वियसली उनके ऊपर, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो हाइपरबोला की जो ओरिजिन से नियरेस्ट पॉइंट है वो दूर होता चला जाएगा, है ना। पीवी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट तो ऑब्वियसली वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पीवी का प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा, और पीवी का प्रोडक्ट लार्ज है तो वो ओरिजिन से और दूर चलता चला जाएगा। तो ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें आइसोकोर और आइसोबार, तो ठीक है सिंपल ही होते हैं पीवी डायग्राम पे, वर्टिकल लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हाँ। और इसी तरह से अगर आइसोकोर वगैरह तुमको प्लॉट करना है, मान लो पीवी डायग्राम की जगह वीटी डायग्राम है या टीवी डायग्राम है, तो अकॉर्डिंगली आइडियल गैस इक्वेशन से इन्फर कर सकते हो कि किस फॉर्म का है। तो ये ज्यादातर जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस आती हैं या तो वो स्ट्रेट लाइन आती हैं या हाइपरबोला आती है, या फिर स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन आती है, तो वो देख लोगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। y इक्वल टू mx आ रहा है तो ऑब्वियसली ओरिजिन से पासिंग स्ट्रेट लाइन होगी। तो यही मोस्ट कॉमन है, ठीक है। क्या? हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस, या फिर स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन, यही स्टैंडर्ड प्रोसेसेस जनरली इसी फॉर्म में हमारी होती हैं, ठीक है। बाकी तो कुछ नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ बना ही सकते हो, पी वर्सेस वी स्क्वायर का ग्राफ बनाना है तो ठीक है, अकॉर्डिंगली इक्वेशन से देख लेंगे, है ना। पी वर्सेस वी स्क्वायर का भी तो ग्राफ बना ही सकते हैं ना, तो वो इक्वेशन बना लो, पी को वाई मान लो और वी को एक्स मान लो, तो वाई वर्सेस एक्स स्क्वायर का जैसे ग्राफ होगा वैसा ग्राफ आ जाएगा। तो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तुम लोग फिगर आउट कर सकते हो, बस उस रिलेशन में कई बार क्या होता है पी और वी में सोचना मुश्किल होता है, तो वाई और एक्स में कन्वर्ट कर लो फाइनली उसको, ठीक है नहीं, पी और वी में रिलेशन निकाल के तो समझ में आ जाएगा कैसा ग्राफ है। ये सोचने का तरीका होता है दिमाग में कैसे स्टोर होती है इन्फॉर्मेशन, तो वाई और एक्स में इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हो जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक कोई डिस्कशन पॉइंट तो नहीं है, सबको सब कुछ क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी एक इरोडोव का क्वेश्चन करने वाले हैं। नहीं सॉरी, इरोडोव का पता नहीं, इरोडोव का तो शायद नहीं है, कहीं का भी है। इरोडोव का एक और क्वेश्चन है, वो मैं उससे वो सोच रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो क्या है।
द बेस्ट वैक्यूम ऑब्टेन्ड सो फार इज 10 to the power -10 millimeter of mercury. फाइंड द पार्टिकल डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू दिस एट 27 डिग्री सेल्सियस. तो जल्दी से खुद से कर लो. क्वेश्चन दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? अभी भी सोल्यूशन मैंने छुपा दिया. तो बेस्ट वैक्यूम 10 to the power -10 millimeter of mercury. तो पार्टिकल डेंसिटी निकालनी है 27 डिग्री सेल्सियस पे. जल्दी से कर लो, फिर आगे बात करते हैं. तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखो, तो बस ये वाला फॉर्म यूज करने के लिए है. P इक्वल टू ईटा के टी है ना. तो ईटा क्या हो जाएगा? P बाई के टी. तो सब वैल्यूज डाल दो. अब 10 to the power -10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा पास्कल्स में. तो तुम्हें पता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज 1 पास्कल, राइट? सॉरी, नॉट 1, 10 to the power 5 पास्कल या 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल टू बी प्रिसाइज, राइट? तो बस यूनिटरी मेथड लगा दोगे तो प्रेशर तुम्हारा पास्कल्स में आ जाएगा. बस यूनिट्स ध्यान से बस यूज करेंगे. तो 10 to the power -10 डिवाइड बाय 760, ठीक है, इंटू 1.01 into 10 to the power 5. ये क्या हो गया? उस प्रेशर का पास्कल इक्विवेलेंट हो गया, राइट? तो पी पास्कल्स में आ गया ये. उसके बाद फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर की वैल्यू डाल दी, तो हमारे पास 3.21 into 10 to the power 12 पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसके बाद हम लोग डेराइव करने वाले हैं बैरोमेट्रिक फार्मूला. तो ये इरोडोव का क्वेश्चन ही है. और भी कुछ क्वेश्चन है इरोडोव में जहाँ पे इसी तरह के आइडिया यूज होंगे, जहाँ पे गैस का फ्री बॉडी डायग्राम बना के हमको प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ कोई कोऑर्डिनेट निकालना होगा. तो देखो क्वेश्चन है क्या. यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, एज्यूमिंग कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, derive an expression of pressure as a function of height h from earth surface assuming p naught at the earth surface. क्या बोला हमको कि टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का कांस्टेंट मान के प्रेशर का वेरिएशन निकालना है कि h हाइट पे हमारा कितना प्रेशर होगा. ठीक है, तो क्या कर सकते हो, अर्थ के एटमॉस्फेयर में छोटा सा मैंने एफबीडी बनाया, छोटे से सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लिया, समझ गए? तो कॉलम ऑफ एयर है ना, कॉलम ऑफ एयर में y हाइट पे dy थिकनेस का कॉलम मैंने कंसिडर किया कॉलम ऑफ एयर का, राइट? और फिर मान लिया h हाइट पे प्रेशर p है और h प्लस डी एच हाइट पे प्रेशर p प्लस डी पी है, क्योंकि h के साथ प्रेशर का वेरिएशन चाहिए. तो h पे p मान लिया और h प्लस डी एच पे मैंने p प्लस डी पी मान लिया. और इस एलिमेंट की थिकनेस मैंने डी एच ले रखी है. तो इसका वेट खुद का क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा, अगर s क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो s इंटू डी एच, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा. ठीक है, तो नीचे mg कितना हो जाएगा? s इंटू डी एच वॉल्यूम हो गया, इंटू रो जी कर दिया तो ये इसका mg हो गया. तो ये जो भी इसका mg है वो प्रेशर डिफरेंस से बैलेंस्ड है, राइट? इस तरह का काम फ्लूइड मैकेनिक्स में करते ही थे ना. तो अब बस फोर्स बैलेंस कर दिया, तो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स लिखा हुआ है, ये जो इक्वेशन है हमारी. ओके, अब इसमें से s कैंसिल कर दो और रीअरेंज करोगे इक्वेशन, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? dp इक्वल टू माइनस रो जी डी एच आ जाएगा. तो ये वैसी इक्वेशन ही है फ्लूइड्स में, रो जी डी वाई हमने प्रूव किया था ना, वो भी इसी तरह से प्रूव किया था. तो सेम इक्वेशन डायरेक्टली भी हम चाहते तो यूज कर सकते थे. अब यहाँ पे माइनस रो जी डी एच क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे y हम डेप्थ लेते थे तो प्लस रो जी डी वाई आता था. यहाँ पे हमने हाइट लिया तो इसलिए माइनस रो जी डी एच आ गया. समझ में आई बात की नहीं? तो प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ, अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई मेरी प्रेशर और हाइट में, लेकिन डेंसिटी मेरी कांस्टेंट नहीं है. डेंसिटी अपने आप में प्रेशर पे डिपेंड करती है. तो मेरे को पता है P इक्वल टू क्या होता है? रो आर टी बाई एम, है ना? ये भी था ना आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्म. तो रो को मैंने क्या डाल दिया? पी एम बाई आर टी. तो रो को यहाँ पे पी एम बाई आर टी डाल दो, तो डीपी क्या हो गया? माइनस पी एम बाई आर टी जी डी एच. तो अब पी को उधर ले जाओ तो डीपी बाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एम जी बाई आर टी इंटू डी एच. अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब बस इंटीग्रेशन करना है हमको, तो इंटीग्रेशन लगा दिया. तो जब हाइट मेरी जीरो है सरफेस पे अर्थ के, प्रेशर पी नॉट है, हाइट एच पे प्रेशर पी है, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? लॉग ऑफ पी बाई पी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस एम जी एच बाई आर टी. अब उसको ई की पावर चढ़ा दो दोनों तरफ और पी नॉट को उधर ले गए, तो फिर क्या आ गया? प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस एम जी एच बाई आर टी. समझ में आया? बैरोमेट्रिक फॉर्मूला क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अभी बैरोमेट्रिक फार्मूला के ऊपर इरोडोव में कुछ क्वेश्चंस हैं. उसमें ऐसा कुछ दिया है कि टोटल मास एस्टिमेट करना है, माने जमीन से लेके इतनी हाइट तक कितना मास होगा. फॉर एग्जांपल शायद उन्होंने तो इनफाइनाइट कॉलम का ही पूछा मास कितना होगा. तो क्या करोगे? कहीं पर भी तुम्हें टोटल मास एस्टिमेट करना है कॉलम का, तो क्या करोगे? डेंसिटी इंटू छोटा सा वॉल्यूम का इंटीग्रल कर दोगे. तो वाई हाइट पे डी वाई थिकनेस का एलिमेंट ले लोगे और उसका फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एस इंटू डी वाई हो जाएगा उसका वॉल्यूम. तो उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो छोटा सा मास एनक्लोज आएगा उसके अंदर, और फिर मास एनक्लोज उसका आ गया तो फिर जहां से जहां तक का मास चाहिए वहां से वहां तक इंटीग्रेट कर दो. तो मेरे ख्याल से उन्होंने इनफाइनाइट कॉलम का ही मास पूछा है. तो एक्चुअली ये तो समझ में आ रहा है ना, प्रेशर जो एक्सपोनेंशियली घटते जा रहा है. तो ये मत सोचना कि इनफाइनाइट कॉलम है तो उसका मास भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चीजें घटती हैं तो समेशन फिर भी फाइनाइट हो ही सकता है, इज इट नॉट? तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है और P इक्वल टू रो आर टी बाई एम है, यानी इसका मतलब क्या? डेंसिटी भी मेरा एक्सपोनेंशियली घट रहा होगा, इज इट नॉट? डेंसिटी भी मेरा एक्सपोनेंशियली घट रहा होगा. तो नीचे अगर कोई सिलेंडर है और ऊपर हाइट पे कुछ उसका कुछ फ्रैक्शन, मतलब एच हाइट पे मान लो कुछ फैक्टर से कम हो गया उसके अंदर मास जो है,
तो एक और एच हाइट पे जाओगे तो जीपी में और फर्दर कम हो जाएगा, इज इट नॉट? तुम्हें पता है कि इनफाइनाइट जीपी का सम जो है फाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट कॉलम में भी टोटल मास जो होगा तुम्हारा फाइनाइट ही आने वाला है। समझ में आई बात की नहीं? अब इसके और क्या वेरिएंट्स हो सकते हैं, तो ये बैरोमेट्रिक फॉर्मूला है, इसमें एक तो ये हो गया कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। एक ये भी हो सकता है कि भाई हमने डेंसिटी कांस्टेंट मान ली, तो भी कुछ क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। या फिर टेम्परेचर कुछ दे दिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर हाइट का फंक्शन दे दिया लेटर से, ठीक है। तो उसके बाद फिर और कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके फिर पूछ सकते हैं कि प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ हाइट क्या होगा अगर टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ हाइट ही है, तो क्या करोगे? आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास, और फिर ये डी पी इक्वल टू रो जी डी वाई वाली इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन में बस मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। तो तुम देखोगे कि जो के टी जी है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो बस उसमें यू शुड बी फेयरली गुड विद कैलकुलस और अलजेब्रा। तो इधर से उधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इंटीग्रेट कर दिया, इस तरह के मतलब बहुत सारे तुम देखोगे रोडो भरा पड़ा है इस तरह के क्वेश्चन से, ठीक है। उसमें से कुछ तो मैं क्लास में लूंगा, बाकी तुम लोग को एज एन एक्सरसाइज बाद में करना रहेगा। तो क्लैरिटी तो है ना कैसे निकाला बैरोमेट्रिक फॉर्मूला? ओके ओके। अभी ये क्वेश्चन है हम लोगों का इरोडोव से, तो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। A vessel of volume V equal to 30 liter contains an ideal gas at temperature 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 30 लीटर का वेसल है और आइडियल गैस कितने टेम्परेचर पे? उसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे। After a portion of gas has been let out, the pressure in the vessel decreased by delta P is equal to 0.78 एटमॉस्फेयर। तो उसमें थोड़ा सा हमने लीक होने दिया गैस को और प्रेशर कितना घट गया? 0.78 एटमॉस्फेयर हमारा घट गया। टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। फाइंड द मास ऑफ द रिलीज्ड गैस, गैस डेंसिटी अंडर नॉर्मल कंडीशंस इज 1.3 ग्राम पर लीटर। तो नॉर्मल कंडीशन मतलब 1 एटमॉस्फेयर है हमारा, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन पे हमको डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.3 ग्राम पर लीटर दी हुई है, ठीक है। तो अभी हमको क्या निकालना है कि कितना गैस हमारा लीक हो गया। तो खुद से ट्राई करो और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ। तो सिंपल ही है ये क्वेश्चन। यहाँ पे पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो एन को मैंने क्या लिख दिया? इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल ओवरलोडिंग है। पहले मैं एम सिंगल पार्टिकल के मास को कह रहा था, अभी मैं टोटल मास इन द वेसल को बोल रहा हूँ। तो स्मॉल एम बाई कैपिटल एम क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। अब इसी को मैंने इसी का डिफरेंशियल ले लिया, तो वॉल्यूम तो मेरा वेसल का चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है। तो बस क्या आ जाएगा मेरा? डेल्टा पी इंटू वी क्या आ जाएगा मेरा? डेल्टा एम बाय एम इंटू आर टी आ जाएगा, ठीक है। नहीं, इसी का ये डिफरेंशियल आ गया ना, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है हमारा, ठीक है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही है, तो ये एज इट इज रहेगा, राइट। तो बस इसी से मेरे पास मेरे को निकालना क्या था? मास लीक निकालना था, तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा? डेल्टा पी वी इंटू एम बाय आर टी, ठीक है। अब m निकल गया तो काम हो जाएगा हमारा, इज इट नॉट? ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं अभी? m के लिए रो इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? तो मुझे पता है कि 1 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन हमारा नॉर्मल कंडीशन होता है, ठीक है। तो रो क्या हो जाएगा? पी नॉट एम बाय आर टी नॉट, समझ गए? तो अब m को क्या डाल देंगे? फिर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट। समझ में आई बात की नहीं? तो डाल दो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा हमारा? देखो डेल्टा m क्या आ जाएगा? पी आर टी नॉट बाय पी नॉट इंटू ये वी बाय आर टी इंटू डेल्टा पी। समझ में आया कि नहीं? बस सब्स्टिट्यूट किया हमने, और टी नॉट और टी तो सेम ही है, क्योंकि ये भी 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और वो 273 केल्विन होता है हमारा नॉर्मल, ठीक है। तो बस तो टी नॉट और टी तो कैंसिल हो जाएंगे, और बस फिर हमारे पास क्या बचेगा? टी नॉट टी कैंसिल करने के बाद हमारा ये रो वी डेल्टा पी बाई पी नॉट बचेगा खाली, ठीक है। तो बस अब वैल्यूज डाल दिए हमने सबकी, तो हमारे पास क्या आ गया? ये सॉल्व करके 30 ग्राम्स आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्शियल प्रेशर्स की। तो अभी प्रेशर है क्या? प्रेशर कोलिजन की वजह से फोर्स है ना। तो अगर मान लो दो गैसेस का मिक्सचर है, तो पहली गैस के पार्टिकल्स अलग से कोलाइड कर रहे हैं, दूसरी गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग से कोलाइड कर रहे हैं। तो अभी क्या है हमारे पास? इफ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर गैसेस, देन नेट प्रेशर ऑन द वॉल्स इज ड्यू टू कोलिजन फ्रॉम बोथ टाइप्स ऑफ स्पीशीज। तो P1 और P2 अगर उनके इंडिविजुअल प्रेशर्स हैं, तो P1 भी इक्वल टू N1 RT हो जाएगा, फिर इंडिविजुअली लगा सकते हैं KTG, ठीक है। और P2 इक्वल टू N2 RT हो जाएगा, तो P नेट क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2 इंटू RT बाय V आ जाएगा, राइट। तो P1 बाई पी क्या आ जाएगा? N1 अपॉन N1 प्लस N2, और P2 बाई पी क्या आ जाएगा? N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो जो पार्शियल प्रेशर्स होते हैं दे आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शनल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, राइट, पार्शियल प्रेशर के। अब इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं इफेक्टिव मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर। तो इफेक्टिव मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर हमारे पास क्या आता है? अगर मान लो N1 मोल्स M1 मास वाली स्पीशीज के हैं और N2 मोल्स M2 मास वाली स्पीशीज के हैं, तो इफेक्टिव मोलर मास क्या आ जाता है हमारे पास? N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। अब सवाल ये है कि ये इफेक्टिव मास किसके लिए है, किस पर्पज से है?
तो याद करो प्रेशर इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम लिखते हैं, तो हम रो आर टी बाई एम में कुछ इफेक्टिव मास डालना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि वो इक्वेशन मेरी खराब ना हो, तो मिक्सचर के लिए क्या मैं डालूंगा इफेक्टिव मास, तो उसके लिए मेरे पास एम इफेक्टिव क्या होता है, वो एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू अपॉन एन वन प्लस एन टू होता है, ठीक है। चाहो तो ये खुद से डराइव कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो टोटल प्रेशर हमारा क्या होगा, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का सम, और इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर क्या होगा, P1 जो होगा हमारा रो वन आर टी बाई एम वन हो जाएगा, और P2 क्या हो जाएगा, रो टू आर टी बाई एम टू हो जाएगा। और तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, इसको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं P इक्वल टू आर टी, और अंदर में क्या आएगा, रो वन बाई एम वन प्लस रो टू बाई एम टू आ जाएगा, राइट। और टोटल डेंसिटी मेरी क्या है, वो है एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू डिवाइड बाई कैपिटल, यानी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, राइट। तो और रो वन क्या मेरा एन वन एम वन अपॉन कैपिटल वी, और रो टू क्या एन टू एम टू बाई कैपिटल वी। तो इनका इसका यूज करके मैं रो वन और रो में सीधे सीधे रिलेशन देख सकता हूँ, क्या है, रो वन मेरे पास आ जाएगा इन दोनों इक्वेशन से, देखो रो वन आ जाएगा एन वन एम वन अपॉन एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू इंटू रो। इसी तरह से रो टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से देखोगे तो एन टू एम टू में एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू इंटू रो। तो ये हमारे पास रो वन और रो टू रो के टर्म्स में आ गए। अब इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो रो वन और रो टू की वैल्यू। तो अभी तुम्हारा देखो एक m1 तो वो करोगे तो खत्म हो जाएगा, तो ये बस पुट करने की बात है, अलजेब्रा थोड़ी सी बस। तो पुट कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इक्वल टू आर टी इंटू एन वन प्लस एन टू अपॉन एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू इंटू रो आ गया। तो इसी को हम चाहें तो रो आर टी बाई एम इफेक्टिव लिख सकते हैं, क्योंकि एम इफेक्टिव इसी पर्पज से हम निकालना चाह रहे थे कि ये इक्वेशन हमारी ट्रू है। तो इसी इक्वेशन की डेफिनेशन यूज कर दी, तो इससे एम इफेक्टिव क्या आ गया, एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू अपॉन एन वन प्लस एन टू, ठीक है। तो ये तो दो गैसेस का मिक्सचर था, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ गैसेस का मिक्सचर है तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव मोलर मास सिग्मा एन आई एम आई अपॉन सिग्मा एन आई। तो बेसिकली वेटेड एवरेज ही है एक तरह से, मोल वेटेड एवरेज, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से वेटेड एवरेज। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, वापस इरोडोव से एग्जांपल लिया हम लोगों ने। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, तो अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V इक्वल टू 20 लीटर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एट टेम्परेचर T इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर है, कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे, और प्रेशर कितना दे रखा है, 2 एटमॉस्फेयर। द मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू m इक्वल टू 5 ग्राम, मिक्सचर का मास क्या दे रखा है, 5 ग्राम। और रेशियो पूछा है क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू दैट ऑफ हीलियम इन द गिवन मिक्सचर, ठीक है। ट्राई करो, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग। तो पीवी क्या हो जाएगा हमारा, एन आर टी, तो एन वन प्लस एन टू इंटू आर टी लिखा हुआ ये इक्वेशन, ठीक है। और टोटल मास क्या हो जाएगा, एम वन प्लस एम टू हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो बस अभी यहाँ से ध्यान से देखो, तो इन दोनों इक्वेशंस में दो अननोन्स और दो इक्वेशंस, तो m1 और m2 के लिए इंडिविजुअली हम सॉल्व कर सकते हैं सिस्टम को, राइट। तो सॉल्व करोगे तो m1 की ये वैल्यू आ जाएगी और m2 की ये वैल्यू आ जाएगी, सिंपल लीनियर इक्वेशंस ही हैं, बस थोड़ा सा अलजेब्रिक है मैनिपुलेशन। m1 और m2 आ जाएंगे, अब इनको डिवाइड करके रेशियो निकाल लो, तो रेशियो निकालोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपलर फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो m1 m2 pv से डिवाइड कर दो, इरोडोव ने और सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब m1 m2 pv से डिवाइड कर दोगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे a को एम आर टी अपॉन पी वी डाल दिया, तो डिवाइड करोगे तो ये इस तरह का हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये m1 और m2 का रेशियो आ गया, अब इसमें वैल्यूज डाल दो चीज़ों की, तो फिर ये 0.5 आ जाएगा, ठीक। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें बच्चे कई बार फंसते हैं, मैकेनिज्म समझ में नहीं आता, तो इसको अभी समझो कि क्या क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से सुनना, तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आएगा और उसके बाद फिर ट्राई करेंगे। तो पहले मीनिंग समझते हैं, क्वेश्चन है क्या। अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V is evacuated by means of piston air pump. One piston stroke captures the volume delta V. How many strokes are needed to reduce the pressure in the vessel eta times? The process is assumed to be isothermal and gas is considered ideal. तो क्या है, हम एक गैस का प्रेशर हम कम करते जा रहे हैं और बार बार सेम वॉल्यूम हम कैप्चर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, अभी बहुत ध्यान से समझना। तो मेरे पास है क्या, एक समझ लो सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट है, सिलेंडर और पिस्टन है। अब मैं क्या करता हूँ, पिस्टन को मैं डेल्टा वी से बाहर की तरफ खींचता हूँ, पिस्टन को जब डेल्टा वी से बाहर की तरफ खींचोगे तो गैस का प्रेशर कम हो जाएगा। अब ये जो तुमने डेल्टा वी खींचा है, अब इतना जो डेल्टा वी एक्स्ट्रा वॉल्यूम तुम्हारा आया है, ठीक है, इस वॉल्यूम को अब मैं समझ लो कि बाकी की वॉल्यूम को मैं ब्लॉक कर दे रहा हूँ, किसी तरह से वॉल से मैंने इतने पार्ट को आइसोलेट कर दिया और ऊपर का डेल्टा वी अलग है, ठीक है। तो ये डेल्टा वी को मैंने एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर दिया और वापस पिस्टन को यहाँ पे गिरा दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास इनिशियल कंडीशन जैसा ही है, लेकिन लो प्रेशर पे गैस ट्रैप्ड है यहाँ पे, समझ में आई बात की नहीं। पिस्टन को खींचा, प्रेशर लोअर हुआ और उसके बाद पिस्टन को वापस यहाँ पे लेके आ गया, इस गैस को लॉक रखते हुए इस पिस्टन को वापस यहाँ पे लेके आ गया।
अब वो एटमॉस्फेयर के प्रति ओपन है, जो ऊपर जो तुम्हारा डेल्टा वी वाला पार्ट था। अब पिस्टन वापस नीचे आ गया, ठीक है। आप फिर पिस्टन को पकड़ के खींचोगे, एक्स्ट्रा डेल्टा वी ट्रैप हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद इधर कट कर दोगे डेल्टा वी को, रेस्ट ऑफ द गैस से कट करके सील करके फिर वापस पिस्टन को नीचे लेके आ जाओगे। मतलब ये हम वॉल टाइप के मैकेनिज्म से कर सकते हैं। वॉल्व हो सकते हैं इस तरह के जो वन डायरेक्शनल वॉल्व हो, कि जब नीचे लेके आ रहे हो तो फिर वो गैस को एस्केप होने दे रहा है, और जब ऊपर लेके आ रहे हो तो गैस को एस्केप नहीं होने दे रहा, एयर टाइट जैसा बिहेव कर रहा है। समझ गए? एक डायरेक्शन में एयर टाइट जैसा बिहेव कर रहा है, दूसरी डायरेक्शन में एयर टाइट जैसा नहीं बिहेव कर रहा। तो इस तरह से बार बार ऐसे स्ट्रोक्स लगाओगे, ऐसे ऐसे करके बाहर की तरफ अंदर ले जाओगे पिस्टन को, फिर बाहर खींचोगे, फिर अंदर ले जाओगे सील करके, फिर बाहर खींचोगे। समझ गए कि नहीं? बाहर ले गए, सील किया, वापस अंदर लाए, सील खोल के फिर से खींचा। तो ऐसे करके बार बार कर रहे हो तो गैस का प्रेशर लोअर होते रहेगा। समझ में आया मैकेनिज्म कैसे हम प्रेशर को लोअर कर रहे हैं? इज द मैकेनिज्म क्लियर? प्रेशर लोअरिंग का मैकेनिज्म सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो अभी क्या है, हर पिस्टन स्ट्रोक में डेल्टा वी वॉल्यूम कैप्चर कर रहा है। तो ये पूछा है कि कितने स्ट्रोक्स लगेंगे, हाउ मेनी स्ट्रोक्स आर नीडेड टू रिड्यूस द प्रेशर इन द वेसल ईटा टाइम्स। ठीक है, हाउ मेनी स्ट्रोक्स आर नीडेड टू रिड्यूस द प्रेशर इन द वेसल ईटा टाइम्स। द प्रोसेस इज अज्यूम्ड टू बी आइसोथर्मल एंड गैस इज आइडियल। ठीक है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट सभी को क्लियर है ना? ठीक है, तो अभी मैं सोल्यूशन हाइड कर दे रहा हूँ, बट उस चक्कर में फिगर भी हाइड हो जा रही है। ठीक है, फिगर तो देख ली ना तुम लोगों ने, तो अभी मैं फिगर को हाइड ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन को ट्राई करो। वैसे भी फिगर जो है सोल्यूशन का ही पार्ट है, पेरोडो में फिगर कोई नहीं दे रखी है। ठीक है, ट्राई करो। तो यहाँ पे एक चीज समझो कि when is the pressure changing and when is the pressure not changing. So when you are pulling the piston outwards, right now the gas is expanding and pressure is reducing in this process. When you are pushing the piston back, gas is not getting compressed back. That you can think that the vessel below delta V is now sealed and piston is coming back now. Sealed through valves, you can say that some valve has closed so that that gas is not allowed to escape now, and it retains its pressure. Okay, and then your stroke is over. Then in the next stroke again you are pulling it. So ये pulling process में हमारा pressure कम हो रहा है, लेकिन वापस जब पुशिंग बैक है तो उस टाइम पे प्रेशर हमारा जब रिस्टोर करो पिस्टन की पोजीशन, प्रेशर इज रिटेन्ड लाइक दैट बिकॉज गैस वाज यू कैन से सील्ड फॉर द डाउन स्ट्रोक. ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक गैस इज सील्ड, ड्यूरिंग द अप स्ट्रोक गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड. अगेन ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक द गैस इज सील्ड. Okay, I mean when I say sealed means the V portion is sealed, delta V is allowed to escape outside. समझ में आया मैकेनिज्म क्या है? ठीक है, and now the process is isothermal, right? So let us say you have completed n strokes and now you have after n strokes you have some pressure over here. Let's say you have some pressure over here after n strokes. Okay, so then PV product right now and after the new stroke is there. So what will happen? You can say that pressure at the n stroke into V should be equal to pressure after n plus first stroke into V plus delta V, right? ये समझ में आया कि नहीं? Because new volume is V plus delta V, and in the n plus first stroke after you bring it back again the pressure is going to remain same. So ये समझ में आया ना? Isothermal process है because temperature is same, so PV product is same. So is this step settled for you? Okay, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अभी Pn plus 1 क्या आ जाएगा? Pn into V upon V plus delta V, right? तो ये अभी क्या दिख रहा है? तो अभी Pn plus 1 Pn से इतना टाइम्स है, तो ये नाउ दैट शोज यू दैट इट्स गोइंग टू बी अ जीपी. प्रेशर इज गोइंग टू रिड्यूस इन अ जीपी. तो इन जनरल nth टर्म फर्स्ट टर्म के टर्म्स में लिख दिया तो क्या आ जाएगा? Pn इज इक्वल टू आफ्टर द nth स्ट्रोक, तो फर्स्ट के लिए V प्लस V अपॉन V प्लस डेल्टा V होल टू द पावर n आ जाएगा. इनफैक्ट n अवॉइड कर सकते थे, इसको I लिखता तो ज़्यादा अच्छा होता ith स्ट्रोक, बट ठीक है चलेगा क्योंकि n हम नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज़ करते हैं. बट ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये? इज इट मेकिंग सेंस? अब Pn by P नॉट जो है हमको 1 by eta चाहिए, राइट? वी वांट द प्रेशर टू रिड्यूस eta टाइम्स. सो जस्ट यू टेक द log of both sides and you can say log of eta is then I log of, अब n को मैंने I पुट कर दिया, ठीक है. आई एम यूजिंग नाउ I instead of n because इरोडो ने I के टर्म्स में आंसर दिया, तो ठीक है, I was a good choice of symbol initially itself. So I log of V plus delta V upon V. Here I is the number of strokes required. So n को मैंने अभी I लिखना शुरू कर दिया. ओके, तो बस तो I मेरे पास रीअरेंज करके ये आ गया लॉग में. सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द प्रेशर. क्लियर हो गया? ठीक है. अभी इसमें ये हो सकता है कि I तुम्हारा डेसिमल में आ जाए, इंटीजर ना है, तो फिर क्या होगा? उससे बड़ा जो भी इंटीजर है दैट विल डू योर जॉब. समझ में आया? तो अगला जो प्रॉब्लम है, ये जो पिछला प्रॉब्लम है उसी का सिस्टर प्रॉब्लम है, समझ लो. अगले जो पिछला प्रॉब्लम था उसमें तो डेल्टा वी के स्ट्रोक्स थे हमारे, ठीक है. इसकी जगह डेल्टा वी के स्ट्रोक्स की जगह मैं इनफाइनेटसिमल स्ट्रोक्स करता हूँ, ऐसा खट 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 करके लगातार इनफाइनेटसिमल वॉल्यूम के इनफाइनेट स्ट्रोक्स भी मैं कर सकता हूँ. इज इट नॉट?
उसी का कॉन्टिन्यूस प्रोसेस अगर हम बना देंगे, तो यहाँ पे उसी तरह का कुछ हो रहा है। क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में, फाइंड द प्रेशर ऑफ एयर इन वेसल बीइंग इवैक्यूएटेड एज अ फंक्शन ऑफ इवैक्यूएशन टाइम टी, वेसल का वॉल्यूम V है एंड द इनिशियल प्रेशर इज P नॉट, द प्रोसेस इज अज्यूम्ड टू बी आइसोथर्मल एंड इवैक्यूएशन रेट इज कांस्टेंट इक्वल टू C इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। यानी इवैक्यूएशन रेट कांस्टेंट का मतलब ये कह रहा है कि dt टाइम में जो वॉल्यूम कैप्चर हो रहा है वो C dt कैप्चर हो रहा है, ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली। समझ गए कि नहीं, बार बार ऐसे ऐसे करोगे तो dt टाइम में कुछ तो वॉल्यूम कैप्चर होगा ना। तो इवैक्यूएशन रेट से क्या मतलब है कि C dt वॉल्यूम हमारा कैप्चर हो गया, हर बार dt टाइम के अंदर C dt वॉल्यूम कैप्चर हो रहा है और फिर वो उसको बाहर निकाल दे रहे। समझ गए, पिस्टन के इनफाइनाइट मूवमेंट से भी हम प्रेशर तो घटा सकते हैं ना, ठीक है, इनफाइनाइट स्ट्रोक से इनफाइनाइट मतलब ऐसे कर सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं, तो क्या लिखा, नोट द इवैक्यूएशन रेट ऑफ इज द गैस वॉल्यूम बीइंग इवैक्यूएटेड पर यूनिट टाइम विद दैट वॉल्यूम बीइंग मेजर्ड अंडर द गैस प्रेशर अटेन्ड एट दैट मोमेंट। समझ गए, उस प्रेशर पे उस गैस को एक्सपैंड करके फिर दोबारा से यही पिछले वाले का कॉन्टिन्यूस वर्जन है हमारे पास। तो अभी क्या करेंगे, इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम वेयर इनफाइनाइट एयर वॉल्यूम इज बीइंग कैप्चर्ड बट द प्रोसेस इज हैपनिंग कॉन्टिन्यूसली। तो लेट प्रेशर एट एनी टाइम बी P एंड आफ्टर दैट टाइम dt प्रेशर जो है P प्लस डी हो गया। तो उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस डी पी इंटू वी प्लस सी डी टी इज इक्वल टू पी वी। समझ गया कि नहीं, जैसे वहां पे V प्लस डेल्टा वी किया था, यहाँ पे V प्लस सी डी टी कर दिया हमने। ओके, तो अभी इसी को रीअरेंज किया तो हमारे पास क्या आ गया, पी सी डी टी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0 आ गया हमारा, इसी को रीअरेंज कर दिया हमने। ठीक है, तो अब मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई प्रेशर और टाइम के बीच में। तो क्या आ गया, डी पी बाई पी इक्वल टू माइनस सी बाई वी डी टी, इंटीग्रेट किया तो लॉग ऑफ पी बाई पी नॉट इक्वल टू माइनस सी टी बी वी आ गया। तो ये मेरे पास प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, पी इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस सी टी बाई वी। क्लियर हुआ ये सभी को, उसी का बिल्कुल सेम ही प्रॉब्लम है, बस उसी का कॉन्टिन्यूस वर्जन है। लगातार हमारा इवैक्यूएशन प्रोसेस लगातार चल रहा है। तो dt टाइम में हमने सी डी टी वॉल्यूम कैप्चर किया, ये मतलब था क्वेश्चन की स्टेटमेंट का, ये मतलब था कि dt टाइम में कितना कैप्चर हो रहा है हमारा, सी डी टी वॉल्यूम हम लोगों का कैप्चर हो रहा है। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास फिर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद फिर केटीजी के आगे के हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखेंगे, वैंडरवाल इक्वेशन देखेंगे, कुछ इवेपोरेशन वगैरह भी देखेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वो सब चीज़ें देखते हैं। इनफैक्ट अभी हम लोगों ने वी हैव कवर्ड 7 आउट ऑफ 40 स्लाइड्स, तो अभी अच्छा खासा हम लोगों का केटीजी बचा हुआ है। यू कैन थिंक लाइक इट शुड टेक अ गुड 4-5 लेक्चर्स फॉर कंप्लीटिंग द केटीजी। ठीक है, तो इसके आगे की थ्योरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।